आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में ना। आज की क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहुत तसल्ली से और बहुत रोचक ढंग से बात करेंगे और यह विषय है कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। इस विषय से भी आप परिचित होंगे। ये यूजीसी नेट में ये बड़ा हॉट टॉपिक है या ऐसे भी परीक्षा में भी पूछा जाता है। इस विषय से तो आप परिचित होंगे ही। इसमें सबसे एक दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में आज हम थोड़ी और तसल्ली से बात करेंगे और वो है कल्पना। ठीक है, इमेजिनेशन। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र ही नहीं बाकी दुनिया भर के साहित्य सिद्धांतों में एक बहुत चर्चा का विषय रहा है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि क्या है कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलरिज के जीवन के बारे में थोड़ा जानेंगे, जीवन परिचय थोड़ा प्राप्त करेंगे संक्षेप में, और किस तरह से वो कल्पना सिद्धांत उनके विचार में आया, उनके सिद्धांत में आया, भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 1772 में जन्म हुआ था और 1834 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्या नाम था इनका? सैमुअल टेलर कॉलरिज। और 1772 में इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका। और इंग्लैंड का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है डेवनशायर। कौन सा शहर? डेवनशायर में जन्मे थे। ठीक है, और इनके पिता जो थे वो पादरी थे, विद्वान पादरी थे। 2-3 भाई थे संभवतः। तो इनके पिता चाहते थे कि कॉलरिज भी पढ़ लिख कर विद्वान पादरी बने। ठीक है, लेकिन ऐसा हो न सका। कॉलरिज का एडमिशन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में करवाया गया। ठीक है, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद कॉलरिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छोड़कर भाग गए और जाकर सेना में भर्ती हो गए। कुछ सालों तक सेना में काम किया। सेना में काम करने के बाद फिर मन उचट गया, सेना से भी भाग गए, वहां से भी निकल गए। फिर मन हुआ कि पढ़ाई करें, लेकिन फिर उस तरह से पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी जिस तरह से हो सकती थी। और सुकरात की तरह घूम घूम कर राजनीति पे, धर्म पे, जीवन पे भाषण देते थे, पत्र पत्रिकाएं निकालते थे। पत्र पत्रिकाएं भी नहीं चली। तो कुल मिलाकर के कॉलरिज के जीवन में एक अजीबोगरीब किस्म की अव्यवस्था थी। वो कहीं टिक नहीं पाते थे। ठीक है, कहीं ठीक से टिक नहीं पाते थे। और ऐसा होता है विराट प्रतिभाओं के साथ, जिनके भीतर बड़ी प्रतिभा है, बड़ी ज्यादा ऊर्जा है, उनके साथ इस तरह की दिक्कतें होती है कि वो कहीं एक जगह पे टिकते नहीं है। तो वहां भी नहीं टिके। और चलो यहां तक तो ठीक था, 30 साल से कम उम्र में ही, ठीक है, अफीम की लत लग गई इनको। अफीम की लत के शिकार हो गए। तो जाहिर सी बात है कितना खराब नशा है। तो उस अफीम की लत की शिकार हो जाने की वजह से कॉलरिज का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत देर तक डगमग रहा। और उस तरह से वो बहुत सारी चीजें जो बेहतर कर सकते थे तो किए नहीं। तो एक तरह से मैं तो जब पढ़ रहा था इनके बारे में तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही विराट प्रतिभा वाली भटकती दिव्य आत्मा की तरह। उमर नज़मी का एक शेर है कि बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं ना, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। समझ में आया? बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। तो कुछ भी करते थे इनको लगता था कि दिल लगने लगा है, मगर दिल उनका लगता नहीं था। तो एक विराट प्रतिभा थी इनके भीतर। और महत्वपूर्ण काम इन्होंने जो किया, वर्ड्सवर्थ, जो कि रोमांटिक पोएट्री के एक बड़े कवि थे, वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स निकाला था। ठीक है, 1798 में, आगे इसकी चर्चा होगी, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, जिसमें ज्यादातर कविताएं तो वर्ड्सवर्थ की थी, कुछ कविताएं कॉलरिज की भी थी। लेकिन इसकी जो भूमिका लिखी गई, वो जो भूमिका थी एक तरह से वह उसमें साहित्य की बदलती हुई प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया और उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। हालांकि कम कविताएं लिखी, गद्य अधिक लिखा कॉलरिज ने।
आगे हम बात करेंगे कि कल्पना को किस तरह से वो महत्वपूर्ण मानते हैं और कल्पना सिद्धांत पे क्या उनके विचार रहे हैं। तो गद्य अधिक लिखा और पद्य और गद्य की भाषा में बहुत ज्यादा अंतर ये मानते नहीं थे। तो लिरिकल बैलेड्स से इनकी एक तरह से ख्याति जो है वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई कि इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर एक नई भाषा, एक नई प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था। तो बड़े प्रतिभाशाली लेखक थे, चिंतक थे, दार्शनिक भी थे, क्योंकि दर्शन का भी इनके ऊपर प्रभाव था, मनोविज्ञान का भी इनके ऊपर प्रभाव था, कवि भी थे, आलोचक भी थे। मैंने आपको कहा ही कि बहुत सारी प्रतिभाएं लेकर के दुनिया में पैदा हुए थे। तो वो सारी चीजें इनमें थी, लेकिन उसका एक बहुत व्यवस्थित समुन्नत रूप जो दिखाई दे सकता था वैसा हुआ नहीं। आलोचकों का भी इनके ऊपर आरोप है। आगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, 1817 में ये आई थी इनकी किताब, और चर्च एंड स्टेट 1830 में, लेक्चर ऑन शेक्सपियर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ज्यादातर इन्होंने गद्य लिखा है। इनकी जो कविताएं हैं उसमें खास किस्म की रहस्यात्मकता और इंद्रियता बोध है। इस वजह से इनकी कविताएं बहुत चर्चित हुई, बहुत नाम कमाई उन्होंने, लोगों का ध्यान उन्होंने खींचा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, कल्पना का सिद्धांत, वह साहित्य की दुनिया में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। इसलिए भी मील का पत्थर माना जाता है कि ऐसे कल्पना कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। कल्पना कोई नई बात नहीं है, नई चीज नहीं है। इस पे बात बहुत पहले से होती चली आ रही है। आप बहुत पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि कल्पना को कविता की प्रेरक शक्ति के रूप में माना जाता रहा है, उस पर बातचीत होती रही है। प्लेटो के समय में भी कल्पना को प्रेरक शक्ति माना गया। आप अरस्तु का देखें तो अरस्तु ने जो अनुकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो अरस्तु का क्या मानना था कि अनुकरण क्या है, नकल की नकल है, ठीक है। और नकल की नकल करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं कि नकल के द्वारा जो प्रकृति में चीजें हैं उसको पुनः सृजित करता है लेखक, और उस पुनः सृजन के लिए उसके पास अनुभव, संवेदना और कल्पना, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं था कि कल्पना पे बात नहीं हुई थी या कल्पना के महत्व को नकार दिया गया था, लेकिन कॉलरिज ने पहली बार कल्पना की अवधारणा को इतने विस्तृत ढंग से विवेचित किया। कल्पना के भी दो रूप बताए, प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना, और फिर उन्होंने ललित कल्पना यानी कि फैंसी, इन तीनों की अवधारणा को बहुत दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत किया और मानना था। वैसे भी आप देखें कल्पना के बारे में, तो कल्पना क्या है, एक रचनात्मक शक्ति है जो हमारे अनुभवों को नया रूप देती है और कविता का मूल आधार है। कल्पना नहीं है आपके पास तो आप अच्छी फिल्म भी नहीं बना पाएंगे, अच्छी कविता भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कल्पना के द्वारा आप यथार्थ को और मजबूत और जीवंत बनाते हैं। जो कृत्रिम चीजें हैं उनमें भी आप जीवन डाल देते हैं। तो कल्पना एक बहुत शक्तिशाली और प्राणवान तत्व है, हमारे जीवन का भी, लेखन का भी, सृजन का भी, ठीक है। कला के अन्य आयामों में भी कल्पना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डूबते हुए सूरज को बनाना है, दिखाना है, तो एक चित्रकार किस किस तरह से इसकी कल्पना कर सकता है कि डूबते सूरज को कैसे दिखाएं, समंदर के साथ दिखाएं, पहाड़ के साथ दिखाएं, पेड़ के साथ दिखाएं। तो विविधताएं लेकर के आती है कल्पनाएं, और वो हमारे जीवन में भी कल्पना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल्पना को लेकर के जो कॉलरिज की अवधारणा है उसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, ठीक। इनके सिद्धांत पे आए, कॉलरिज क्या कहते हैं कल्पना को लेकर। इससे पहले थोड़ा मुझे लगता है कि हम आपस में भी एक बार बात तो करें कि आखिर कल्पना क्या है। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि कल्पना क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? आपके हिसाब से क्या हो सकती है कल्पना? सोचते हैं ना, जब देखते हैं तो उसमें अपने भावों के अनुसार कुछ, मतलब जैसे हम देख रहे हैं कुछ, तो कुछ घटना देखी तो घटना बेशक थोड़ी सी, पर उसमें अपनी इमेजिनेशन के, अपनी कल्पना के अनुसार उसमें हमने कहा कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें कुछ चीजें जोड़ सकते हैं हम। कल्पना एक ऐसी शक्ति है, आप ये कहना चाह रही हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि कल्पना की उत्पत्ति कैसे होती है? कल्पना की ये तो एक मानसिक और रचनात्मक शक्ति है, जैसा कि आप बात कह रही हैं, ठीक है। अनुभव और भावना, आप ही कह रही हैं कि हमने कुछ अनुभव किया
और कुछ सोच करके उसको बना दिया, तो वो नया अर्थ है। ये सिर्फ स्मृति नहीं है, सृजन भी है, और साधारण को असाधारण बना देती है। जाहिर सी बात है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो एक साधारण घटना है प्रकृति की, लेकिन इस बारिश को कवि, लेखक या कोई विचारक ये कह रहा है कि आसमान आंसू बहा रहा है धरती की याद में। तो इस साधारण घटना को भी वो कल्पना से क्या कर रहा है, असाधारण बना रहा है। ये ठीक बात आप कह रही हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हीं वस्तुओं या विचारों की कल्पना करते हैं जो किसी न किसी रूप से हमारे इंद्रिय, ठीक है ना, इंद्रिय से विशेषता आंख द्वारा इंद्रिय संवेदना के क्षेत्र में आई हो, कभी न कभी हमने उसके बारे में इंद्रिय रूप से महसूस किया हो। अब जैसे कि मैं आपको कहूं कि आंख बंद करिए और अपने घर का दरवाजा देखिए, एकदम आप सेकंड के 100वें हिस्से में आप वहां पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? आंख बंद करिए और चंबा का या हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार देखिए, आप पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि वह आपके अनुभव क्षेत्र में है, उसे आपने देखा है, आपने महसूस किया है, तो आपके मस्तिष्क में उसका एक चित्र है। आप रणवीर कपूर से नहीं मिले, लेकिन आपने रणवीर कपूर की तस्वीरें देखी है, आप कल्पना करके रणवीर तक भी पहुंच जाएंगे अभी कि आप रणवीर से मिले, हाथ मिला रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कोई वस्तु जो हमारी आंखों के आगे से हटा ली जाती है, अभी मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने है, अभी आपको कह दिया जाए कि आप आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, इसके आंख मूंद लेने के बाद भी आप देखेंगे कि ये बोर्ड ऐसे ही है और मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हूं, ठीक है। ये जो इमेज है, ये इमेज, ये बिंब हमारे मन में रह जाती है। ये मनुष्य की एक स्वाभाविकता है कि बिंब, इमेजेस हमारे जीवन में रह जाते हैं, और इसी इमेज से ही लैटिन शब्द इमेजिनेशन, कल्पना का जन्म हुआ है। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि नेत्रों के माध्यम से मस्तिष्क बाह्य जगत से, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी अनुभव हमारा मस्तिष्क किससे प्राप्त करता है, आंखों के माध्यम से प्राप्त करता है, बिंब के रूप में हम उसे क्या करते हैं, संचित करते हैं, और यह एक कल्पना का बुनियादी आधार है। आप उन चीजों की भी कल्पना कर सकते हैं जिन्हें आपने देखा नहीं है, जहां आप गए नहीं है, लेकिन आपका मस्तिष्क एक बिंब निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि अमेरिका, तो आप कई तरह की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उस कल्पना में वही घटक है अमेरिका में भी जो आपके जीवन में शामिल है। आप घर देखेंगे, आप सड़कें देखेंगे, आप महलें देखेंगे, जो आप कहीं ना कहीं फोटो में, इमेज में, देश में, दुनिया में देखते रहे हैं। तो हमारे पास जो क्षमता है देखने, सुनने और चीजों को अपने दिमाग में कैद करने की, उसी आधार पर हम कल्पना करते हैं। या कुछ सूक्ष्म कल्पनाएं हम इस तरह की भी करते हैं जो हमारे अनुभव से बाहर है, लेकिन वो कैसी हो सकती हैं, इस पे भी हमारा मस्तिष्क विचार करता है। तो कल्पना की शक्ति जो होती है मूलतः वह जन्मजात होती है। हर किसी में कल्पना करने की क्षमता या कल्पना की शक्ति होती है, हर एक मस्तिष्क में। वह किसी भी देश, दुनिया या समाज का व्यक्ति हो सकता है। आप सोचिए कि अगर कल्पना जन्मजात नहीं होती, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे गुड़िया बनाने लगते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, वो खेल खेलना कैसे शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बीज तत्व उनके भीतर है कि वो कल्पना कर रहे हैं। छोटे छोटे, आप लोगों ने भी बचपन में खेल खेले होंगे, आप कभी कुछ बन जाते होंगे, आप कभी कुछ बन जाते होंगे। तो उस छुटपन में भी किसी ने आपको ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो बीज है, जिस बीज ने उस तरह की कल्पना को आपके सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। तो कल्पना, पहली चीज तो जन्मजात भी होती है, दूसरी चीज कल्पना को अनुभव से भी अर्जित किया जाता है। आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप समाज में जाते हैं, आप कला देखते हैं, इन तमाम चीजों से भी कल्पना करने की शक्ति आपके भीतर धीरे धीरे पैदा होती है, ठीक है। जितना अधिक अनुभव आएगा आपके पास, जितनी अधिक गहराई में जीवन के आप उतरेंगे, जितना अधिक आप अध्ययन करेंगे, चीजों के बारे में जानेंगे, इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी कल्पना उतनी अधिक गहरी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप कविता पढ़ते हैं ना, कविता, ढेर सारी कविताएं जब आप पढ़ते हैं या गद्य जब आप पढ़ते हैं,
तो किसी बात को किस तरीके से कवि ने, लेखक ने लिखने की कोशिश की है, किस तरह से उसने कल्पना की है, वो समझ आपके भीतर पैदा होना शुरू हो जाती है। और फिर जब आप लेखन के क्षेत्र में उतरते हैं तो संभव है वो सारी चीजें आपकी चेतना में काम करना शुरू कर दें। निर्मल वर्मा का कोई उपन्यास मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि धूप पहाड़ों की पीठ सहलाते हुए नीचे उतर रही है। कितनी सुंदर कल्पना है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि शाम ढल रही है, वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों की पीठ सहलाते हुए धूप नीचे उतर रही है। अब पहाड़ों की पीठ सहलाते हुए धूप के नीचे उतरने का क्या मतलब है? कल्पना है, इमेजिनेशन है। वो उसी बात को एक मानवीय ढंग से कह रहे हैं कि पहाड़ों की पीठ सहला रही है धूप। ये क्या है? कल्पना है। तो कल्पना से साधारण चीज भी क्या हो सकती है? सुंदर और असाधारण हो सकती है। और तीसरी चीज, कल्पना क्या है? अनुभवों का रूपांतरण है। हमारे पास कोई एक अनुभव आया, कोई चीज हमने महसूस किया, उस महसूस करने को हमने और सुंदर ढंग से क्या कर दिया? दर्ज कर दिया, बेहतर ढंग से दर्ज कर दिया। यही असाधारणता है। और यही असाधारणता कवि, कलाकार, लेखक, साहित्यकार ये सब लोग करते हैं कि सामान्य से अनुभव को वह विशेष बना देते हैं। और विशेष कैसे बनाते हैं? इसी कल्पना के द्वारा बना देते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर आप देखें कल्पना को, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि कल्पना जन्मजात है, ठीक है, इसमें अनुभव शामिल है, और फिर यह अनुभव का रूपांतरण भी कर देती है। ठीक है। और यह अनुभव का रूपांतरण कैसा होता है? रचनात्मक होता है। अनुभव का जो नया रूपांतरण होगा वो और अधिक रचनात्मक होगा। और इससे क्या होता है? वास्तविकता को एक और नया आयाम मिल जाता है, या जीवन के एक और कुछ और नए पक्ष खुल जाते हैं। अब एक छोटी सी कविता है। तेज बारिश में चलते हुए तुम्हारे साथ, जब मैंने तुम्हारे ऊपर पीली छतरी खोली थी, तुमने देखा था मेरी ओर स्नेह भरी आंखों से, और मेरे भीतर फूट पड़ा था प्यार का लहराता समंदर। सच कहूं, तब से मैंने समंदर के पानी को कभी खारा नहीं कहा है। ये कितनी सुंदर कल्पना है कि कवि अपनी प्रेमिका की निगाह पड़ते ही उसके भीतर एक समंदर लहराता है, प्यार का समंदर, और वह कहता है कि मैंने उसके बाद से समंदर के पानी को कभी खारा नहीं कहा। ये कल्पना के द्वारा ही किया जा सकता है। उस एक छोटे से अनुभव को जब वह छतरी खोल रहा है अपनी प्रेमिका के ऊपर और जो स्नेह भरी आंखों से देखती है, तो उसके भीतर प्यार का जो समंदर लहरा रहा है, उस अनुभव का रूपांतरण कितने सुंदर ढंग से वो कर रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि उसके बाद से मैंने कभी समंदर के पानी को खारा नहीं कहा है। तो रचनात्मक रूपांतरण देती है कविता, कल्पना, कविता में भी और लेखन में भी। आगे बात समझ में। आखिर कल्पना क्या है? बेसिक स्तर पे आपको समझना है। तो यह हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है मनुष्य की, ठीक है। यह हमारे अनुभवों से हम सीखते हैं, और फिर यह हमारे अनुभवों का रचनात्मक रूपांतरण भी है। कल्पना वह शक्ति है जो हमें उस लोक में भी पहुंचा देती है जिसे सामान्यतः जीवन में पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत शक्तिशाली चीज होती है। अब हम देखेंगे कि कल्पना को लेकर के क्या कहते हैं। कॉलरिज जिन्हें जो कल्पना का सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने कल्पना का एक तरह से दार्शनिक विश्लेषण किया है, ठीक है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी कल्पना को दो रूपों में बांटा, प्राथमिक कल्पना और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक या गौण कल्पना, और फैंसी यानी कि ललित कल्पना। तीनों का अंतर और विभेद स्पष्ट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें वो कल्पना का दार्शनिक विश्लेषण तो करते ही हैं, कल्पना को दो रूपों में बांटते हैं, प्राथमिक कल्पना और सेकेंडरी कल्पना, और फिर फैंसी कल्पना यानी कि जो ललित कल्पना है उसके बारे में भी बताते हैं, और एक तरह से जो प्राथमिक सेकेंडरी गौण कल्पना है उसका और ललित कल्पना का अंतर भी स्पष्ट करते हैं।
अब क्या कहते हैं कॉलरिज कल्पना के बारे में, ये तो मूल बिंदु है, हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना एक ईश्वरीय शक्ति है, उसको आध्यात्म और ईश्वर से जोड़ते हैं, जिसका मुख्य काम है सृजन करना। क्या मान्यता है उनकी कि कल्पना एक ईश्वरीय शक्ति है जिसका मूल उद्देश्य है सृजन करना, ठीक है। और कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना के द्वारा ही कविता में समन्वय स्थापित किया जाता है, एक संतुलन स्थापित किया जाता है। संतुलन किसका? भाव और विचार का, प्राकृतिक और कृत्रिमता का, विरोधी तत्वों का भी सामंजस्य, सुख और दुख का सामंजस्य, ठीक है, ठीक है ना, प्रेम और क्रोध का सामंजस्य, इन सब चीजों का सामंजस्य अगर कविता या लेखन में किया जा सकता है तो वह किसके द्वारा किया जा सकता है? कल्पना के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। दूरी है, दूरी का एहसास भी है, उसका विरह का दुख भी है, लेकिन प्रेमी यह कल्पना कर रहा है कि तुम मेरे पास हो, ठीक है, तुम मेरे पास नहीं, मुझे इसका गम है, तुम ख्यालों में जो आओ ये भी क्या कम है, कि दूर तो हो तुम, लेकिन मैं अपनी कल्पना द्वारा तुम्हें अपने ख्यालों में अपने करीब पा रहा हूं। तो दूर भी है, वह शारीरिक रूप से दूर है, लेकिन कल्पना और ख्यालों में क्या है? वह व्यक्ति के करीब है। तो दो विरोधी चीजें, दूरी और निकटता, दो विरोधी चीजों को किसके द्वारा साधा जा रहा है? कल्पना के द्वारा साधा जा रहा है। तो यही बात कॉलरिज कह रहे हैं कि कल्पना में वह शक्ति होती है कि वह संतुलन स्थापित करती है, और बिना श्रेष्ठ संतुलन के श्रेष्ठ कविताएं नहीं लिखी जा सकती हैं। उसके लिए जरूरी है समन्वय, ठीक है। इसलिए विचार तथा भाव के समन्वय को कॉलरिज महत्वपूर्ण मानते हैं श्रेष्ठ कविता के लिए, और उस समन्वय को स्थापित करने की शक्ति वो किसे देते हैं? वह देते हैं कल्पना। कहते हैं कि वह समन्वय की शक्ति स्थापित करने का श्रेय अगर किसी के पास है तो वह है कल्पना के पास। कल्पना के पास मतलब इमेजिनेशन, आप में से किसी कल्पना के पास नहीं, तो नाम है, ठीक है। इसलिए कॉलरिज ने कल्पना को समन्वयकारिणी शक्ति माना। क्या कहा उन्होंने? कॉलरिज ने कहा कि कल्पना समन्वयकारिणी शक्ति है, पावर। ठीक है, समन्वयकारिणी शक्ति कहा, ठीक है। कॉलरिज ये भी कहते हैं कल्पना के संबंध में कि कल्पना को व्यक्ति का आत्म सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव मामला है हर व्यक्ति का, और उसे वो आत्मा को सब्जेक्ट और बाह्य वस्तु को ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्तिगत मामला है और बाहर की सारी चीजें क्या है? वस्तुएं हैं, ठीक है। लेकिन अपने भीतर, ठीक है, यानी कि आत्मा सब्जेक्ट और बाहर ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच रिश्ता कायम करने के लिए या दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए जिस चीज को या जिस शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, वह शक्ति क्या है? वह शक्ति है कल्पना। अब आप शायद इसको उदाहरण से ज्यादा समझेंगे। आपके भीतर कोई एक सब्जेक्ट है और बाहर कोई एक चीज है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे बेशक उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना या उससे समन्वय स्थापित करना आपके लिए संभव ना हो, लेकिन कल्पना उसे संभव कर सकती है। अभी बैठे बैठे आप श्रद्धा कपूर से मिल आइए। श्रद्धा कपूर एक ऑब्जेक्ट है बाहर की दुनिया के। बैठे बैठे आप अमेरिका घूम आइए, बैठिए, कल्पना करिए, अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका चले गए ना। अभी आप बैठे हैं और आपके दिमाग में आ रहा है कि चौगान में जाएंगे और जलेबी खाएंगे, पहुंच गए, खाइए जलेबी। तो वो ये कह रहे हैं कि भीतर जो भाव और विचार हैं और बाहर की जो दुनिया है, उनके बीच में तादात्म्य स्थापित करने का श्रेय अगर किसी चीज को जाता है या उसके बीच कोई तत्व है, तो उस तत्व का नाम क्या है? कल्पना है। इसी के माध्यम से यह संभव हो पाता है, ठीक है। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के आने के पीछे एक बड़ा कारण था कि इसके पहले के युग की जो कविताएं थी, पिछले युग की जो कविताएं थी, वह बाह्य वस्तुओं से अधिक जुड़ी हुई थी।
बाह्य वस्तुओं पर केंद्रित अधिक थी, और जहां कहीं भी आंतरिक कल्पना और बाहर का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, बाहर के ऑब्जेक्ट और अंदर के सब्जेक्ट दोनों का मिलन हुआ भी था, वहां दोनों एकीकृत नहीं हो पाए थे, उस तरह से संतुलित नहीं हो पाए थे। संतुलन का मतलब केमिकल रिएक्शन है। अब रसायन शास्त्र में आप कई तरह के केमिकल बनाते हैं, तो वो केमिकल इस तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं कि वो एक नई चीज बन जाती है, वो एक नया तत्व बन जाता है। वो कह रहे हैं कि बाहर की चीजें और अंदर की चेतना और कल्पना दोनों इस तरह से मिले कि वो एक बिल्कुल नई चीज बन जाए। तो हुआ तो था ऐसा, लेकिन कोई रासायनिक रिएक्शन जैसे होता है उस तरह से नहीं था। तो कल्पना की प्रकृति के बाह्य तथा आंतरिक इकाई को एक रूप में देखना कल्पना के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस चीज की प्रस्तावना कॉलरिज ने प्रस्तुत की। ठीक है, और कॉलरिज का एक और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि कल्पना की प्रकृति के विवेचन के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवदान दिया कि उन्होंने कल्पना का वर्गीकरण किया, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। मुख्य कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन, और दूसरी है गौड़ कल्पना। ठीक है, गौड़ कल्पना को कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो पहले आते हैं हम मुख्य कल्पना के ऊपर, कल्पना का वर्गीकरण करते हैं, ये प्राइमरी इमेजिनेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि मुख्य कल्पना मनुष्य की जन्मजात शक्ति है, ये सब किसी में होती है। ठीक है, मनुष्य की जन्मजात शक्ति है मुख्य कल्पना। ठीक है, यह हर इंसान में होती है, प्रत्येक व्यक्ति में होती है। दुनिया के हर इंसान में यह मुख्य कल्पना मौजूद होती है। कि दुनिया के हर इंसान में यह प्राथमिक कल्पना मौजूद होती है, यह जन्मजात होती है, और दुनिया के हर इंसान में यह प्राथमिक कल्पना मौजूद होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि यह जो प्राथमिक कल्पना है या मुख्य कल्पना है, यह हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। दुनिया की समझ हमारे भीतर पैदा होती है। ठीक है, परसीव जिसको कहते हैं, परसीव करने में, चीजों को, दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। ठीक है, यानी कि हम जो कुछ भी देखते और सुनते हैं, उस देखने और सुनने को यह मुख्य कल्पना क्या करती है, अर्थ देती है। ये कहना है कॉलरिज का। ठीक है, अब यह काम कैसे करती है, सवाल आता है कि प्राथमिक कल्पना कैसे काम करती है। तो इसका जवाब है कि प्राथमिक कल्पना जो है यह स्वतः काम करती है, सेल्फ ऑटोमेटेड है। ठीक है, इसमें हमारी इच्छा या विल का कोई खास हस्तक्षेप नहीं है। ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में कई तरह की इमेजिनेशन और कल्पनाएं चली रहती हैं। अब आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इतनी देर में पता नहीं आपका दिमाग क्या क्या खोज के, ढूंढ के और कल्पना करके आ चुका है। इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। आप यहाँ बैठे हैं और मैं कोई बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, कुछ खाने पीने की बात की, मान लीजिए की, तो आप कहीं विवाह में चले गए, आप किसी ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं। तो यह जो प्राथमिक कल्पना है मनुष्य की जन्मजात शक्ति है और ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक है, ये सब में होती है, स्वतः चलती रहती है। ठीक है, लेकिन वह कहते हैं, मानते हैं कि जो प्राथमिक कल्पना है यह मानव ज्ञान की जीवित शक्ति है। हमारे पास जो ज्ञान है, जो संवेदना है, उसकी जीवित शक्ति है। बिना इसके हम कुछ भी नहीं समझ सकते। जब तक ये मुख्य कल्पना नहीं होगा, चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पेड़ देखा, एक बार पेड़ देख लिया और हमारे दिमाग ने पेड़ को इस पेड़ के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर पेड़ को कुछ और बताया गया होता तो इस दिमाग ने उसको कुछ और स्वीकार कर लिया होता। तो एक इमेज बन जाता है, एक स्कैन करके हमारा दिमाग एक फोटोग्राफ ले लेता है, और वो चीजें जीवन भर, जीवन को चलाने में ये हमेशा मदद करती है। ठीक है, तो पहला है मुख्य कल्पना, जिसके जो जन्मजात है, दुनिया को समझने में मदद मिलती है, यह स्वतः कार्य करती है और हर व्यक्ति में मौजूद होती है। ये पहला है मुख्य कल्पना। इसके बाद आती है सेकेंडरी कल्पना, जिसको कि हम गौड़ कल्पना भी कहते हैं। ठीक है,
कॉलरिज का मानना है कि गौड़ कल्पना प्राथमिक कल्पना की ही प्रतिध्वनि है या उसका एक उन्नत रूप है, उसका एडवांस्ड वर्जन है, उसका एक बेहतर रूप है, ठीक है। और यह रचनात्मक होती है, गौड़ कल्पना रचनात्मक होती है, इसलिए वो कहते हैं कि यह जो गौड़ कल्पना है यह कवि और लेखकों में ज्यादा सक्रिय होती है। गौड़ कल्पना कवि और लेखकों में ज्यादा सक्रिय होती है, ठीक है। तो कवि और लेखकों में गौड़ कल्पना बहुत ज्यादा काम करती है। सामान्य मनुष्य में या सामान्य लोग गौड़ कल्पना का इस्तेमाल नहीं कर पाते या उनके पास ये चीज नहीं होती है, ठीक है। अब गौड़ कल्पना क्या होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। अब देखिए इसका संबंध सीधे सीधे सृजन से है, ठीक है। तो सृजन यूं ही नहीं हो जाएगा, सृजन करने के लिए चीजों को तोड़ना होता है, डिसॉल्व करना होता है, जोड़ना होता है और नया रूप भी देना होता है, ठीक है। तो कोई चीज आपने देखा, कोई स्थिति आपने देखी, ठीक है, उस स्थिति को, उस घटना को कैसे आप कविता या गद्य में या लेखन में ढालते हैं, इसके लिए आपको एक बहुत गहरे चिंतन की प्रक्रिया से और कल्पना की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। नदी पे कविता लिखनी है, ठीक है, तो नदी पे कविता लिखनी है तो आप चिंतन की एक गहरी प्रक्रिया से क्या करेंगे, गुजरेंगे, है ना। संवेदना की एक गहरी प्रक्रिया से आप क्या करेंगे, जुड़ेंगे, चीजों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, इधर से उधर उठा पटक, व्यवस्था अव्यवस्था, तब जाकर कहीं एक बेहतर कविता आपके भीतर से नदी के ऊपर से पैदा हो सकेगी, ठीक है। तो गौड़ कल्पना चीजों को नया रूप देती है। अब बारिश हो रही है, सामान्य व्यक्ति के लिए वह बारिश है, लेकिन एक कवि, लेखक, चित्रकार, पेंटर के लिए वो एक बिल्कुल नई दुनिया लेकर के आ सकती है, उस पर कविताएं लिखी जा सकती है, उस पर चित्र बनाया जा सकता है, ठीक है। गौड़ कल्पना के बारे में कहा जाता है कि यह सचेत और इच्छा से कार्य करती है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब सचेत और इच्छा से कैसे कार्य करेगी, बारिश हो रही है तो उस समय आपने जो महसूस किया उसको आपको लिखना है, तो आपकी अपनी इच्छा से वो काम कर रही है, जबकि मुख्य कल्पना ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपकी इच्छा का कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन कोई विचार, कोई ख्याल, कोई ख्वाब आपके भीतर है, उसको कल्पना से आपने लेखन का या सृजन का रूप देना है, तो वह इच्छानुसार कार्य करती है। यह गौड़ कल्पना की मुख्य विशेषता होती है। अनुभव को, जो भी अनुभव प्राप्त करता है कलाकार या लेखक, उसे जस का तस नहीं रखती है, उसे एक नया रूप देती है ना। कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हर बात को सुनाने के लिए, हर बेहतर चीज को दिखाने के लिए जिस कल्पना शक्ति की जरूरत होती है, उसे कॉलरिज ने कहा गौड़ कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन, जिसकी आवश्यकता कलाकार और लेखक को होती है, ठीक है। अब अगर दोनों में अंतर देखें आप, मुख्य कल्पना और सेकेंडरी कल्पना, तो क्या है, मुख्य कल्पना, प्राथमिक कल्पना जन्मजात होगी, ठीक है, गौड़ कल्पना विकसित होगी। देखिए बेसिक अंतर है, मुख्य प्राथमिक कल्पना जन्मजात होगी और गौड़ कल्पना विकसित होगी, ठीक है। प्राथमिक कल्पना का क्या उद्देश्य है, जीवन और दुनिया को समझना। गौड़ कल्पना जीवन और दुनिया में देखी गई जो चीजें हैं उससे सृजन बनाना, उसका सृजन करना, क्रिएट करना, ठीक है। प्राथमिक कल्पना स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है, और गौड़ कल्पना अपनी इच्छा से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक कल्पना सभी सामान्य व्यक्तियों के भीतर होगी, लेकिन गौड़ कल्पना विशिष्ट लोगों के पास होती है, कवि, लेखक, है ना, विचारक, चिंतक, चित्रकार, है ना, तो उनके पास होगी, ठीक है। प्राथमिक कल्पना यथार्थ को ग्रहण करने में हमारी मदद करती है, जो भी चीज है आसपास दिखाई दे रही है उसको हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन गौड़ कल्पना यथार्थ को भी नया रूप देती है। जो यथार्थ देखा गया है, ठीक है, उस देखे गए को नए रूप में ढालना, उसको और सुंदर बनाना, यह काम किसका होता है, गौड़ कल्पना यानी कि सेकेंडरी इमेजिनेशन का यह काम होता है, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पे अगर आप प्राथमिक कल्पना और गौड़ कल्पना में अंतर करें, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, प्राथमिक कल्पना हमें दुनिया को समझने समझाने में
मदद करती है, ठीक है, जबकि गौड़ कल्पना उसी दुनिया को नए और सुंदर रूप में रच सकती है, ठीक है, उसको वह और सुंदर और बेहतर वह बना सकती है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत कॉलरिज का एक और विचार है, वह है ललित कल्पना, ठीक है। ललित कल्पना को वो बताने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैंने ये बता दिया मुख्य और गौड़ कल्पना, समझ गौड़ सृजन, मुख्य स्वतः गौड़ इच्छा से, गौड़ कल्पना उच्च स्तर की होती है। मैं आपको बता चुका हूं दोनों के अंतर को। अब है ललित कल्पना क्या है। इसी दौरान उन्होंने ललित कल्पना यानी कि फैंसी के बारे में भी बताया, ठीक है, कि ये क्या है। तो उनका कहना है ललित कल्पना को बहुत ज्यादा महत्व कॉलरिज नहीं देते हैं। ललित कल्पना को कॉलरिज ने एक यांत्रिक चीज मानी है और कहा कि बस वो थोड़ी बहुत चीजों को व्यवस्थित कर देती है, इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने कहा कि ललित कल्पना स्मृति आधारित होती है, केवल जोड़ तोड़ करती है, नया निर्माण नहीं करती, इसमें सजावटी शक्ति होती है। इसमें अधिक से अधिक क्या होता है कि सजावटी शक्ति होती है, ठीक है, और चीजों को यह सजा देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ललित कल्पना हल्की और सतही होती है, ठीक है, केवल डेकोरेट करती है या सजा देती है चीजों को, ठीक है। जैसे कि ऐसे ही समझिए कि कमरे में सामान है, बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं, ठीक है, और उसको सजा दिया, व्यवस्थित कर दिया, यही काम है ललित कल्पना का। जबकि जो सेकेंडरी कल्पना है, जो गौड़ कल्पना है, वह देखेगा कि इस कमरे को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, और इस कमरे में क्या और वैल्यू, क्या मूल्य जोड़ा जा सकता है, और वह कल्पना से उसे और बेहतर बना देगा। जैसे कि आजकल आप जेमिनाई को अपने कमरे की फोटो भेजिए और जेमिनाई से पूछिए, जेमिनाई बताओ क्या कलर कॉम्बिनेशन बेड का, दीवार का ये रहेगा। थोड़ी देर बाद जेमिनाई सोच के विचार करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और आप दंग रह जाओगे कि अरे यार कितना सुंदर बेड का डिजाइन, दीवार, फर्श, अलमीरा, सब कुछ बना दिया जेमिनाई ने। तो उसने क्या किया, जो आपके पास है कमरा, उसका सर्वोत्तम या उन्नत रूप अपनी कल्पना से जेमिनाई ने क्या किया, कल्पना किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने तो कल्पना ही की ना कि ये कमरे का साइज है, ये दीवार है, तो किस दीवार की तरफ अलमीरा हो, कौन सा रंग हो, कौन सा फर्श हो, बेड कहाँ हो, टेबल कहाँ हो, कल्पना की और एक बहुत सुंदर रूप आपके सामने क्रिएट कर दिया। ये है क्या, गौड़ कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। ललित कल्पना क्या है कि आप गए और जो सामान इधर उधर है उसको आपने व्यवस्थित कर दिया। यानी कि ललित कल्पना चीजों को तोड़ फोड़, जो टूटी फूटी चीजें उसको सजा देती है, गौड़ कल्पना उसका उन्नत रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये है, उन्होंने कहा कि ललित कल्पना प्रायः स्मृति पर आधारित होती है, ठीक है, जो पहले से देखा सुना गया है उसी को इधर उधर करके उसे व्यवस्थित कर देती है, उसे गहराई या नया अर्थ नहीं देती। जबकि गौड़ कल्पना जो है, यानी कि कल्पना, जब मैं कल्पना की बात कर रहा हूं, ललित कल्पना और कल्पना, तो गौड़ कल्पना सेकेंडरी कल्पना की बात कर रहा हूं, जबकि वह चीजों को एक नया अर्थ दे देती है। इसलिए कॉलरिज ने ललित कल्पना को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, सामान्य ढंग से उसे देखने की कोशिश उन्होंने की है। अब निष्कर्ष के तौर पे आप देखें तो जो कल्पना है वह नया सृजन करती है, जबकि ललित कल्पना केवल पहले से मौजूद चीजों को व्यवस्थित कर देती है। ये बुनियादी अंतर है, ठीक है। इमेजिनेशन क्रिएट्स, फैंसी ओनली डेकोरेट्स। इमेजिनेशन क्रिएट्स, फैंसी ओनली डेकोरेट्स। फैंसी डेकोरेशन का काम है और इमेजिनेशन का क्रिएशन का काम है, ठीक है। अपने इस पूरे कल्पना सिद्धांत के लिए जो कॉलरिज हैं, ठीक है, वो वर्ड्सवर्थ को ऋणी मानते हैं, कि वर्ड्सवर्थ को इसका बहुत श्रेय देते हैं कि उनकी वजह से हमने इस चीज को जानने में, समझने में मदद मिली थी, ठीक है। आप देखें कि कविता का मूल तत्व उन्होंने किसे माना, कल्पना को। भाव और विचार का समन्वय उन्होंने कहा कि यह जो सेकेंडरी कल्पना है
इससे भाव और विचार का समन्वय होता है और यही साधारण को असाधारण बनाती है। ठीक है, कॉलेज का दृष्टिकोण था कि कल्पना एक ईश्वरीय शक्ति है, सृजन का आधार है, श्रेष्ठ कविता अगर पैदा होगी तो उसके लिए श्रेष्ठ कल्पना की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ें तो प्राइमरी कल्पना जो है वह हमारे समझ को दुरुस्त करती है, सेकेंडरी कल्पना सृजन करती है और फैंसी सजावट करती है। अंततः उन्होंने कल्पना को साहित्य का केंद्र माना है। ठीक है, और कहा कल्पना के बिना अच्छा साहित्य लिखा जाना संभव नहीं है। तो ये मूल बात है हमारे उसके कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की, जिसमें उन्होंने कल्पना के महत्व को प्राथमिक, द्वितीयक और फैंसी कल्पना के बारे में विस्तार से बताया। अब इतना सुन लेने और समझ लेने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, ठीक है, तो आप प्रश्न करेंगे तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है धन्यवाद। ठीक है, इसलिए धन्यवाद नहीं कि आपके पास प्रश्न नहीं है, इसलिए धन्यवाद कि संभवतः आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया है और आप क्लास में आज इतने मतलब बारिश और ठंड में, देखिए हम अप्रैल में आ गए हैं, इतनी बारिश है, इतनी ठंड है और इस ठंड में आप इतनी कठोर जिजीविषा के साथ, है ना, इतनी कठोर जीवन शक्ति के साथ आप क्लास लेने आए हैं, इसलिए भी धन्यवाद। ठीक है, आप सब कुटज हैं। कुटज पढ़ा है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कि जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, आकाश को चूम कर अवकाश की लहरी में झूम कर अपना प्राप्य वसूल लो। तो आप अपना प्राप्य वसूलने आए हैं। ठीक है ना, आकाश को चूम कर, झंझा तूफानों को रगड़ कर, उनको पछाड़ते हुए आप आज क्लास आए हैं, इसलिए भी आपका धन्यवाद। ठीक है, चलें कल की क्लास में हम आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद और आगे की क्लास में हम फिर शैली विज्ञान, संरचना विज्ञान आदि विषयों पर बातचीत करेंगे। ठीक है।